हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आपके जो मेन एग्ज़ाम के थे थर्ड सेम के वो हो चुके, एकदम क्लियर हो चुके हैं सब। लास्ट एग्ज़ाम था आपके अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का, वो भी आपका कंप्लीट हो गया। अब थर्ड सेम में जो है मेन एग्ज़ाम के साथ में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी होते हैं, और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो आपके एक सब्जेक्ट का ही होता है, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो एमएसएन या एएचएन में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो आपके मेन एग्ज़ाम के लगभग 15 से 20 दिन बाद रहता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका कॉलेज वाले जो है वो कब बुलाए उस एग्ज़ामिनर को, बट अप्रॉक्स 20 डेज़ के आसपास वो बुला लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास लगभग 20 डेज़ है, या आप मान लीजिए 15 डेज़ है। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहने वाला है कॉलेज लेवल पे, जिसमें से आपका एक्सटर्नल आएगा जो कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेगा, आपका वाइवा लेगा, उसके अकॉर्डिंग वो नंबर भेजेगा, ठीक है। तो अब हर बच्चे के मन में एक ही सवाल है कि हाउ टू टॉप इन अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, या हाउ टू पास इन अडल्ट हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। क्योंकि जो फंडा का आपके था, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, वो इतना हार्ड नहीं रहता है, वो थोड़ा सा इजी रहता है। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस उसमें आते हैं। बट अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहता है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, क्योंकि सिलेबस इसका थोड़ा सा बड़ा है एंड थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। वो क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं उस सब्जेक्ट से, इसलिए थोड़ा सा टफ रहता है ये। तो अब मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में आपको कैसे पास होना है, कैसे टॉप करना है प्रैक्टिकल एग्जाम में, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको प्रिपेयर स्मार्ट करना है, यानी कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपकी एकदम स्मार्ट होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपको जो है, जो भी आप नोट्स बनाओगे उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एंड जब आपका वाइवा एक्सटर्नल जो है आपसे क्वेश्चन पूछे, तब उसको परफॉर्म बेस्ट से बेस्ट देना है। परफॉर्मेंस यानी कि आपका बेस्ट से बेस्ट रहना चाहिए, तब जाके आप एग्ज़ाम में टॉप कर पाओगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेटजी जो है आपकी क्या रहेगी, किस स्ट्रेटजी से आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सबसे पहले देखते हैं कि टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या रहती है, कि टॉपर ऐसा क्या स्ट्रेटजी बनाता है कि वो टॉप कर देता है। तो उसके लिए देखिए कि टॉपर क्या करता है कि वो जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, जितने भी असाइनमेंट्स वगैरह आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में दिए जाते हैं, उनको वो अच्छे से लर्न करता है। जितने भी असाइनमेंट आपके फाइल के अंदर बनेंगे अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर, वो सब आपको क्या करना है, अच्छे से एकदम एक्यूरेटली उनको लर्न करना है। लिखते लिखते याद करते जाना है। जब भी आप असाइनमेंट बनाओ उनको अच्छे से लिखते टाइम याद भी करते जाना है, ठीक है। तो क्योंकि कभी कभी क्या उनसे क्वेश्चंस आ जाता है, एग्जामिनर जो है उनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, इसलिए उनको आपको अच्छे से याद करना है। फिर यूज़ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ऑलवेज, यानी कि जब आप वाइवा देने जा रहे हो, तब आपसे क्या करता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट उठाने के लिए बोलता है, तब आपको क्या स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है इंस्ट्रूमेंट उठाते वक्त। ताकि क्या है, एग्जामिनर को ऐसा दिमाग में पड़ेगा कि हाँ भाई ये बच्चा तो होशियार है, इसको स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के बारे में भी मालूम है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है आपको, ग्लव्स वगैरह वियर करना है। फिर बी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज, यानी कि कोई भी क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है तब आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक उस क्वेश्चन का आंसर देना है एंड वेल ऑर्गेनाइज आंसर देना है उसका, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उस आंसर को बताना है, उस क्वेश्चन को ट्रीट करना है। फिर आपको क्या करना है, मेंटेन करना है एसेप्सिस एंड सेफ्टी। एसेप्सिस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। तो आपसे कभी कभी क्या मेडिकल एसेप्सिस वगैरह सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसका भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट आता है कि कम्युनिकेट क्लियरली। जो वाइवा है आपका एक्सटर्नल है, वाइवा लेने जो आता है एक्सटर्नल, उस एक्सटर्नल से आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना है एंड क्लियरली कम्युनिकेट करना है। आपके शब्द जो है वो एकदम क्लियर होने चाहिए एंड वेल पोलाइटली आपको उसके साथ बातें करनी है, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए एकदम प्रोफेशनल लेवल पे आप बैठे हो, इस तरीके से आपको बात करनी है, ठीक है। जिससे कि आपका अलग इफेक्ट पड़ता है एक्सटर्नल के सामने। फिर आपको क्या करना है, टाइम मैनेज करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है आंसर देने में, क्विक आंसर देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, ठीक है। एंड स्टे calm, अगर कोई क्वेश्चन हार्ड आ जाए, बहुत टफली पूछे, तब भी आपको क्या है, कामनेस का ध्यान रखना है, एकदम स्टे रहना है, काम आपको शांत रहना है, कोई इतना लोड नहीं लेना है। एक दो क्वेश्चंस आते ही टफ है जो कि आप आंसर नहीं दे पाते हो, तो उस टाइम आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है।
फिर नेक्स्ट आता है कि रिवाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डेली। अब आप क्या करना है, आपको जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा आगे चल के उन सबको डेली रिवाइज करना है। प्रैक्टिस मोर स्कोर मोर, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है अपना प्रैक्टिकल टिप्स टू टॉप, कि क्या क्या टिप्स है जिससे आप प्रैक्टिकल में टॉप कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो है एक्सटर्नल, वो आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे उसको आपको केयरफुली लिसन करना है, पहले केयरफुली उसको सुनना है फिर उसका जवाब देना है। ठीक है। देन अरेंज द आर्टिकल सिस्टमेटिकली, जो भी आर्टिकल्स वो पूछे कि भाई कैथेटर के बारे में बता, या जो मैं कैनुला है यहाँ पे कैनुला रख रहा हूँ, इनको सिस्टमेटिकली आपको जमाना है। वो ऐसे पूछता है, जैसे मेरे टाइम में उसने पूछा था कि फंडा के टाइम की जो अपने कैनुला होते हैं येलो ब्लू, तो उन सबको उसने मुझे बोला था कि सिस्टमेटिक वे में उसको अरेंज करने के लिए मुझे बोला था। तो ठीक है, तो मैंने उसको सिस्टमेटिक वे में ऐसे अरेंज किया था, 22 24 26 ऐसे अरेंज किया था। तो आपको उसका ध्यान रखना है, जो भी आर्टिकल्स वो आपसे पूछे उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है। देन डू ईच स्टेप इन करेक्ट ऑर्डर, यानी कि अगर आपसे कुछ प्रोसीजर के बारे में पूछ ले तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है, बीच में से कोई स्टेप स्किप नहीं करना है। ठीक है। एवरी स्टेप का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको पीपी पहनना कैसे है उसके बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको सबसे पहले ये बोलना है कि हैंड हाइजीन करना होता है पीपी में। ठीक है, सबसे पहले हैंड हाइजीन ही करते हैं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताना होता है आपको। फिर मेंटेन क्लीनलीनेस एंड सेफ्टी, यानी कि आपको जब आप वाइवा में जा रहे हो प्रैक्टिकल एग्जाम में, तब आपको एकदम बन ठन के जाना है। ठीक है। आपके हेयर्स जो है वो छोटे होने चाहिए, नेल्स छोटे होने चाहिए, आपकी ड्रेसिंग जो है वेल होनी चाहिए, आपकी कपड़े जो है वो प्रेस किए हुए होने चाहिए। ठीक है। बियर्ड जो है वो एकदम जीरो करके जाना है। जो आपकी मूंछ है वो आप 2 नंबर समथिंग रख सकते हो। ठीक है। फिर आंसर वाइवा विथ कॉन्फिडेंस, जो भी क्वेश्चंस आपसे वाइवा में पूछे जाए उनका आंसर आप कॉन्फिडेंटली दीजिए, चाहे वो गलत हो, आपको नहीं आते हो उनके आंसर, फिर भी आप कुछ भी बोल देना, बट कॉन्फिडेंटली बोलना, ताकि एग्जामिनर को भी लगे गलत तो नहीं बोल सकता ये, ऐसा लगना चाहिए एग्जामिनर को। फिर बी पोलाइट नेट एंड प्रोफेशनल, वही बात है कि आपको पोलाइट रहना है, ईगोइस्टिक नहीं रहना है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपके ईगो के नंबर कट जाते हैं वहाँ पे। तो पोलाइट रहना है, नीट एंड क्लीन रहना है आपको, प्रोफेशनली जाना है, यानी कि बियर्ड वगैरह का ध्यान रखना है, क्लीन रहनी चाहिए। अब वाइवा में पूछते क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि वाइवा में पूछा क्या जाता है। क्योंकि अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का जब आपका एग्ज़ाम था सेकंड सेम में, तब वाइवा में जो क्वेश्चंस थे वो बहुत इजी थे। मतलब आप अगर नहीं पढ़ के गए होगे तो भी आपको आंसर आते होंगे, बट अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में ऐसा नहीं है, वो फंडामेंटल में थे। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, सॉरी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपके इजी इजी क्वेश्चंस आते थे, तो आपने इजीली आपने अटेम्प्ट कर लिया वाइवा। बट अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का वाइवा जो है थोड़ा सा हार्ड रहता है, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। तो वाइवा के लिए आपको क्या करना है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में, सबसे पहले आपको जितने भी प्रोसीजर्स है वो थोड़े से देख लेना है। जो प्रोसीजर्स आपके फाइल में है उन सबको आपको एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना है कि उसकी वैल्यूज़ क्या है, पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, इस प्रोसीजर्स में क्या स्टेप्स है, उस प्रोसीजर्स की डेफिनेशन, लाइक थोरेसेंटेसिस जो प्रोसीजर्स है उसकी डेफिनेशन क्या है, एंजियोप्लास्टी जो है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी उसका मतलब क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, वो सब आपको याद होने चाहिए। देन इंस्ट्रूमेंट जितने भी है हॉस्पिटल के अंदर या आपकी जो लैब होगी कॉलेज के अंदर जहाँ पे आपका वाइवा हो रहा होगा, तो वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट एग्जामिनर की टेबल पे पड़े होंगे वो सभी इंस्ट्रूमेंट आपको याद होने चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके कॉलेज में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग की लैब में, वो इंस्ट्रूमेंट आपको याद कर लेना है। बेसिक बेसिक से इंस्ट्रूमेंट लाइक व्हाट्सएप जितनी भी है, चिटल आर्टिक व्हाट्सएप, मॉस्किटो व्हाट्सएप, वो सब आपको याद कर लेनी है। देन जो इंस्ट्रूमेंट है लाइक आपके स्पुटम कफ वगैरह वहाँ पे पड़े होते हैं, कैनुला कैथेटर्स वगैरह, वो सब आपको याद होने चाहिए। देन आपका स्टेप रहता है कि इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी कि ऐसी कोई मेडिसिन पूछ लेंगे आपके कि कोई डिजीज़ कंडीशन आपको दे दी है एमआई से रिलेटेड, तो अब एमआई में कौन सी मेडिसिन इंडिकेट है एंड कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेट है, यानी कि कौन से मेडिकेशन आप दे सकते हो और कौन सी आप नहीं दे सकते हो, वो सब आपको याद होनी चाहिए। देन आपको कॉम्प्लिकेशंस फर्दर याद होने चाहिए किसी डिजीज़ के, कि आपको अगर सीओपीडी हो गया है, क्रो सीओपीडी होने पे आपका क्या कॉम्प्लिकेशंस रहता है, यानी कि अगर सीओपीडी को आपने ट्रीट नहीं किया
तो आपका सीओपीडी जो है आगे क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है वो आपको याद होने चाहिए। देन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको जितनी भी है वो सब आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि हैंड हाइजीन करना है, पेशेंट की केयर प्रोवाइड करना है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करना है, ये सब कई सारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपको 5-10 याद होनी चाहिए। देन नॉर्मल वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, इन सब की, यानी कि जितने भी वाइटल साइंस है वो आपको याद होने चाहिए। टेम्परेचर, बीपी, पल्स रेट, ठीक है, वो सब आपको याद होने चाहिए। आपको थोड़ी सी ब्लड वैल्यूज़ आपकी जो है बॉडी की, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, वो सब आपको याद होने चाहिए। हीमोग्लोबिन लेवल वगैरह आपको याद होने चाहिए। देन नेक्स्ट चलता है आपका इमरजेंसी मैनेजमेंट वगैरह आपको याद होना चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी मेजर्स क्या रहते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो सब आपको याद रहना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनसे आपके वाइवा के अंदर आने के चांस रहते हैं। तो जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चंस, सॉरी यहाँ पे मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चंस ऐड किया, बट आपको ऐसे याद रखना है कि एमआई जो है, एमआई की आपको क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं वाइवा के अंदर। एमआई आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। लीवर सिरोसिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर, लिवर सिरोसिस, फ्रैक्चर, एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनेस्थीसिया के आपको टाइप पूछे जा सकते हैं, लोकल, रीजनल, सिस्टमेटिक, वो सब टाइप आपको याद होने चाहिए। दैन डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस में ऐसा है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के टाइप्स जो है उसमें डिफ्रेंशिएट पूछ लेता है वाइवा वाला कभी कभी, लाइक टाइप 1 एंड टाइप 2 में डिफ्रेंशिएट कीजिए, ऐसा पूछ लेता है वो। देन शॉक के टाइप्स पूछ लेता है कभी कभी वाइवा वाला, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है, लाइक एंटेरिक फीवर क्या है, डेफिनेशन पूछ लेगा आपको। पेन मैनेजमेंट के बारे में पूछ लेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कैसे करते हैं वो सब पूछ लेगा। अब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में अब वो एक और क्वेश्चंस बनता है कि आपसे पूछ लेगा वो कि प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या रहेगी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में, ये भी आपसे पूछ सकता है वो। सीपीआर आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। सीपीआर से हर बंदे से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सीपीआर पूरा आपको याद कर लेना है, रट लेना है। जो हाइटर लर्निया होता है वो भी आपको याद होना चाहिए। हाइटर लर्निया के मेडिकेशंस वगैरह, कॉम्प्लिकेशंस, वो सब आपको याद कर लेने हैं। इनफर्टिलिटी क्या होती है, प्लूरल इफ्यूज़न, निमोनिया, पेप्टिक अल्सर, ये सब आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, ये 17 क्वेश्चंस है, आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इनमें से ही मेनली वो पूछता है वाइवा वाला, जो भी कॉम्प्लिकेशंस, टाइप्स, डेफिनेशंस, ड्रग्स वगैरह है, वो सब इन सब से ही पूछता है वो। ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप है अपना कि इमरजेंसी मेडिसिन आपको याद कर लेनी है। इमरजेंसी मेडिसिन जो है वो आपको बहुत अच्छे खासे मार्क्स दिला देती है, क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन आप लगभग कॉमन कॉमन है, वो आपको 5-6 आपको देख लेनी है। क्योंकि वाइवा वाला कभी कभी बंदे से पूछ लेता है कि इमरजेंसी मेडिसिन बताइए, तो आपको उस टाइम 2-3 तो याद होनी चाहिए, ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपके मार्क्स भी अच्छे हो जाए। अब मैं आपको थोड़े से अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के वाइवा के कुछ और क्वेश्चंस बता देता हूँ। जैसे कि अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में एक डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे। वाइवा वाला कभी कभी आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज़ अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। या हैंड हाइजीन भी वो पूछ सकते हैं आपको कि हैंड हाइजीन के स्टेप्स बताइए। वाइटल साइंस आपको याद रखने हैं। आपको पेशेंट आइडेंटिफिकेशन याद रखना है कि पेशेंट को आप हॉस्पिटल के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, लाइक उसके नेम से, डेट ऑफ बर्थ से, या जो उसके ऊपर बैंड्स लगा होगा उससे। फिर आपसे प्रोसीजर्स पूछ लेते हैं, जैसे कि थोरासिंथेसिस, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, तो वो सब आपको याद होनी चाहिए। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ नर्स, वो भी आपको याद होनी चाहिए। देन आपको प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी याद होनी चाहिए। असेप्सिस क्या होता है, मेडिकल असेप्सिस, सर्जिकल असेप्सिस, जो असेप्सिस के टाइप्स है वो भी आपको याद होने चाहिए। 7 राइट्स ऑफ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशंस, वो भी आपको याद होने चाहिए, यानी कि राइट रूट, राइट ड्रग, राइट पेशेंट्स, वो सब आपको याद होने चाहिए। देन नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जेट ट्रैक टेक्निक्स। जेट ट्रैक टेक्निक्स से काफ़ी बच्चों से क्वेश्चंस पूछा है वाइवा में कि जेट ट्रैक टेक्निक्स क्या होती है। तो जेट ट्रैक टेक्निक्स आपको पता ही है कि जब आपको इंजेक्शंस देना होता है मसल्स में, तब आप क्या करते हो, थोड़ा सा स्किन को स्ट्रेच करते हो, ताकि वो जो आप इंजेक्शन दे रहे हो मसल्स में, वो वापस सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर नहीं चला जाए, इसलिए थोड़ा सा आप उसको स्ट्रेच करके फिर इंजेक्शन डालते हो। उसी को हम जेट ट्रैक टेक्निक्स बोलते हैं। ठीक है। फिर आपको जो रूल्स ऑफ नाइन्स है बर्न के मैनेजमेंट में, जो रूल ऑफ 9 रहता है वो भी आपको याद रखना है। रूल ऑफ 9 बेसिकली वही होता है कि जो बर्न का पेशेंट होता है
उसके अंदर कितना बर्न हुआ है, कितनी मतलब क्रिटिकलनेस आई है, क्या क्या अफेक्ट हुआ है, उसका टोटली मेजरमेंट कि कितना पार्ट अफेक्ट हुआ है, उसी को हम बोलते हैं रूल्स ऑफ नाइन्स। देन आपसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं लाइक डिफरेंस पूछ लेंगे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ मेलेटस में। सीपीआर पूछ लेगा आपसे कि भाई सीपीआर क्या होता है, सीपीआर के स्टेप्स, सीपीआर के रेशियो क्या होता है, सीपीआर में कौन से पल्स चेक की जाती है, वो सब आपसे पूछ सकता है। देन लास्ट यही है कि इंस्ट्रूमेंट जो भी है लेरेंजोस्कोप, नेबुलाइजर वगैरह, एम्बू बैग, वो सब आपको याद होने चाहिए। अब ये तो हो गया वाइवा का। अब आपको प्रैक्टिकल में थ्योरी के अंदर क्या करना है, ये तो सब मैंने वाइवा का बताया। थ्योरी के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि आप बताइए कि एनसीपी बता दीजिए। आपको कोई भी एनसीपी दे देंगे कोई भी डिजीज़ की, तो आपको उनसे रिलेटेड 5 एनसीपी बनानी होती है, ठीक है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप केस स्टडी भी आपसे पूछी जा सकती है कि कोई भी डिजीज़ दे दी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस डिजीज़ की केस स्टडी बताइए, ठीक है। तो केस स्टडी भी आने का चांस रहता है। तो ज़्यादातर इनका ही चांस रहता है कि थ्योरी में आपसे या तो एनसीपी पूछेगा या फिर केस स्टडी, इन दो का ही ज़्यादा चांस रहता है। बट फर्दर आपसे अगर कोई क्वेश्चंस वाइवा वाला अगर आड़े टेढ़े पूछ लेगा, डाल देगा, लाइक एनसीपी के अलावा वो दे देगा आपको कोई प्रोसीजर दे देगा या कोई असाइनमेंट दे देगा, लाइक आपके जितने भी प्रोसीजर्स आपको डाल रखे हैं उनमें से कोई पूछ लेगा कि भाई ये प्रोसीजर्स आप 5 जने बनाओ, एंड या फिर कोई असाइनमेंट दे देगा कि आप 5 जने ये असाइनमेंट बनाओ, ठीक है। ऐसे ग्रुप बना देगा 5-5 का और सबको अलग अलग असाइनमेंट या प्रोसीजर्स देगा, सेम सेम नहीं देगा वो, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको असाइनमेंट एंड प्रोसीजर जितने भी आपकी फाइल में है वो आपको अच्छे से याद करने हैं। बाकी इतना लोड नहीं लेना, मैंने आपको जितना भी ये पूरा वीडियो में जो भी क्वेश्चंस वगैरह बताए वो अच्छे से याद कर लेने हैं, क्वेश्चंस उनसे ही आएंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट में पूछ लेना मुझसे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।